चैप्टर्स 2213, 2214, 2215, 2216। चैप्टर स्टार्ट। ये एक अनजान सा घास का मैदान था। जमीन सूखी और वीरान थी, पीली पड़ती मुरझाती हुई जंगली घास के अलावा शायद ही कोई हरियाली थी। आसमान भूरा और धुंधला था, सूरज की रोशनी का कोई नामो निशान नहीं था। एक ठंडी और अंधेरी हवा इमॉर्टल्स के चेहरों से टकरा रही थी। इस मामूली सी जगह पर दर्जनों गू इमॉर्टल्स जमा थे। सबका ध्यान 2 लोगों पर टिका हुआ था। मेल इमॉर्टल ने नॉर्दर्न प्लेन्स का खास पीले भौर रंग का चमड़े का चोगा पहना हुआ था। उसने एक लाल और मोती चमड़े की बेल्ट बांधी थी और साथ में बिल्कुल काले चमड़े के जूते पहने थे। ढीला ढाला चोगा उसके कसरती शरीर को छिपा नहीं पा रहा था, जबकि उसका चेहरा कुछ खास नहीं था, वो काफी साधारण दिखता था। लेकिन वहां मौजूद कोई भी उससे नजरअंदाज नहीं कर सकता था, क्योंकि उसका नाम छूडू था, द डोमिनेशन इमॉर्टल। और उसके सामने एक फीमेल इमॉर्टल खड़ी थी। फीमेल इमॉर्टल ने एक आधा मस्क पहना हुआ था जो उसकी नाक, मुंह और गालों को ढक रहा था। बस उसके चेहरे का ऊपरी हिस्सा दिख रहा था, जिसमें उसके मजबूत फीचर्स, तेज और लंबी भुहें, चमकदार ईंट और एक दमदार और साफ झलक रहा था। वो थी फेरी ब्लैक मून, एक ताकतवर एक्सपर्ट जिसने अनगिनत लोगों को चैलेंज किया था और नॉर्दर्न प्लेन्स के गू इमॉर्टल वर्ल्ड में अपने आने के बाद से कभी हार का मुंह नहीं देखा था। रही बात उसकी असली पहचान ही लू लैन की, तो ये बात बहुत कम गू इमॉर्टल्स जानते थे। कुछ वक्त पहले ही लू लैन ने ल्यू ट्राइब के सबसे खास सदस्यों में से एक रैंक 7 गू इमॉर्टल एक्सपर्ट ल्यू चांग को हराया था। उसके बाद उसने छूडू को चैलेंज किया। छूडू पीछे नहीं हटा, उसने सीधे हां कर दी। जैसे हाई इस लड़ाई की खबर फैली, नॉर्दर्न प्लेन्स के गू इमॉर्टल्स में टेंशन बढ़ गई। सब इस पर पूरा ध्यान दे रहे थे। और अब दोनों इमॉर्टल्स की लड़ाई का वक्त आ चुका था। छूडू, आखिरकार तुम आ ही गए। हे लू लैन की ईंट में लड़ने का जुनून आग की तरह दहक रहा था। स्ट्रेंथ पाथ का मुकाबला, मैं इसका बेसब्री से इंतजार कर रहा था। छूडू ने खुशी से जवाब दिया, आज नतीजा चाहे जो भी हो, फेरी, मैं आपको अपने छू ट्राइब में एक मेहमान के तौर पर इनवाइट करना चाहूंगा। हम स्ट्रेंथ पथ की कल्टीवेशन के अपने अनुभव आपस में बांट सकते हैं। हे लू लैन ने ठंडी सांस ली। छूडू, मैंने तुम्हारा बड़ा नाम सुना है, लेकिन अगर तुम पॉइंटर्स एक्सचेंज करना चाहते हो तो पहले ये देखना पड़ेगा कि तुम इस लायक हो भी या नहीं। छूडू मुस्कुराया, पहली चाल आपकी। हे लू लैन ने कोई लिहाज नहीं किया। उसका शरीर बिजली की तरह आगे बढ़ा। ऊपर उठते हुए वो आसमान के बादलों की तरफ उड़ गई। वुश वुश वुश, इंसानी परछाइयों की लहरें बादलों से नीचे उतरी, छूडू की तरफ टूटते हुए तारों की तरह गिरी। छूडू ने अपना सर उठाया और ये देखते ही फौरन पीछे हट गया। वो बहुत तेज था। थोड़ी दूरी बनाने के बाद उसने अपनी दोनों हथेलियों से धक्का देते हुए अपना किलर मूव इस्तेमाल किया। बूम! एक जबरदस्त ताकत का झांका फाट पड़ा। हवा की लहरें पैदा हुईं। ही लू लैन के स्ट्रेंथ पाथ फैंटम्स इस ताकतवर हमले के आगे फूटेते हुए बुलबुलों की तरह टूटकर बिखर गए। छूडू ने अपनी हथेलियों से फिर धक्का दिया, आसमान के काले बादलों को साफ करते हुए साफ आसमान और चमकती सूरज की रोशनी को उजागर कर दिया। हे लू लैन, जो बादलों की परत में छिपी हुई थी, वो भी इसके नतीजे में सामने आ गई। हे लू लैन का चेहरा गंभीर था। काले बादलों की आड़ के बाद उसका किलर मूव पहले से ही तैयार था। अगले हाइपैल, उसने अपने हाथों को मुट्ठियों में बंद किया, उन्हें अपने सर के ऊपर उठाया और फिर उन्हें छूडू की दिशा में डे मारा। एक गर्जदार आवाज के साथ हवा दब गई और बिगड़ गई जब मुट्ठियों की परछाइयां पाल भर में छूडू के सामने पहुंच गई। छूडू ने दोनों बाहें उठाकर हमले को रोका। बम! एक जोर का टकराव हुआ और वो 100 कदम पीछे धकेल दिया गया। लेकिन जल्द ही वो हवा में रुक गया। उसने अपने कंधे उचकाए, उसकी आस्तीनों से धूल की एक परत नीचे गिरी। उसी जरा सी भी चोट नहीं आई थी। हे लू लैन को बिल्कुल भी हैरानी नहीं हुई। उसने लगातार हमलों की बारिश जारी रखी। छूडू उसके हमलों को बार बार रोकता रहा और साथ ही जवाबी हमला भी करता रहा। दोनों तरफ कुछ दूरी पर वो दूर से मार करने वाले तरीकों से हमला कर रहे थे, जिससे जबरदस्त हंगामा हो रहा था। देखने वाले सभी इमॉर्टल्स अपनी इलगड़ाए उन दोनों को देख रहे थे। कितना एक्साइटिंग है, सोचा नहीं था कि स्ट्रेंथ पाथ गू इमॉर्टल्स के पास इतने शानदार लॉन्ग रेंज मेथड्स होंगे। फिलहाल ऐसा लग रहा है कि फेरी ब्लैक मून और छूडू के बीच बराबर की टक्कर है। HMPH, अभी नतीजे पर पहुंचना बहुत जल्दी होगी, चू लाओ वू ने ठंडी सांस लेते हुए कहा। स्ट्रेंथ पाथ गू इमॉर्टल्स क्लोज कॉम्बैट में सबसे मजबूत होते हैं। अभी तो वो एक दूसरे को आजमाने के लिए बस लॉन्ग रेंज मेथड्स का इस्तेमाल कर रहे हैं। छूडू पहाड़ की तरह मजबूत था, जबकि ही लू लैन ने कई शानदार लॉन्ग रेंज मेथड्स दिखाए। 10 से ज्यादा राउंड्स की लड़ाई के बाद
दोनों तरफ अचानक से आगे बढ़े और बीच में टकरा गए। जोर की आवाज से सभी इमॉर्टल्स हिल गए। ए फ्लैट वो सीरियसली लड़ रहे हैं। यह स्ट्रेंथ पाथ का एक बेहद अनोखा मुकाबला है। जो भी ये जीतेगा वो आज की दुनिया में नंबर 1 स्ट्रेंथ पाथ कल्टिवेटर बन जाएगा। मौजूदा 5 रीजन्स में बहुत कम स्ट्रेंथ पाथ गु इमॉर्टल्स थे। आखिरकार स्ट्रेंथ पाथ काफी लंबे समय से नीचे जा रहा था, आधे सादी से भी ज्यादा का जवाल। हे लुलन के आने से पहले छूडू को 5 रीजन्स में स्ट्रेंथ पाथ एक्सपर्ट के तौर पर जाना जाता था, उसकी काफी रेप्यूटेशन थी। हे लुलन के अचानक आने से ज्यादातर गु इमॉर्टल्स उसके पाथ से हैरान थे। सोचा न था कि स्ट्रेंथ पथ में एक और अनोमली पैदा होगी। सबकी नजरों के सामने दोनों एक दूसरे पर मुक्कों और लातों की बारिश करते रहे। ये एक घमासान लड़ाई थी। हमले और बचाव लगातार किए जा रहे थे, हर मूव में गजब की ताकत थी। चाहे छू डू हो या ही लुलैन, दोनों में से किसी का भी पीछे हटने का इरादा नहीं था। वो ताकत का जवाब ताकत से और जोश का जवाब जोश से दे रहे थे। स्ट्रेंथ पाथ गु इमॉर्टल्स के बीच की लड़ाई को साफ और सिंपल कहा जा सकता है। ये दूसरे पाथ्स की तरह ग्लैमरस नहीं थी, लेकिन वहां मौजूद कई गु इमॉर्टल्स के दिलों में एक ठंडक सी दौड़ने लगी। बेशक स्ट्रेंथ पथ का जवाल हो रहा है, लेकिन स्ट्रेंथ पाथ गु इमॉर्टल्स को कम नहीं समझा जाना चाहिए। अगर मुझे छूडू या फेरी ब्लैक मून में से किसी एक से लड़ना पड़ा तो अंजाम बहुत बुरा होगा। छूडू या ही लुलैन का हर हमला एक गर्जदार आवाज पैदा करता जो हवा को मोड़ और तोड़ देता। उनके टकराव से हवा की लहरें उठती और हवा बनती रहती। लॉन्ग रेंज मेथड्स के मुकाबले स्ट्रेंथ पाथ क्लोज कॉम्बैट में ज्यादा माहिर था। स्ट्रेंथ पाथ में बेहतरीन कल्टिवेशन वाला गु इमॉर्टल अपने हर मुक्के और लात में खतरनाक होता। क्लोज कॉम्बैट में उनका फायदा अटैक की फ्रीक्वेंसी के मामले में था। हे लुलन और छूडू तेज लड़ने लगे। देखने वाले गु इमॉर्टल्स ने खुद को उनकी जगह इमेजिन करने की कोशिश की और उनके माथे से ठंडा पसीना बहने लगा। भविष्य में अगर मैं किसी स्ट्रेंथ पाथ गु इमॉर्टल से मिला तो मुझे उन्हें अपने पास नहीं आने देना होगा। मुक्के और लाते इतनी तेजी से चलाए जा रहे हैं, ऐसी लड़ाई में किलर मूव्स तैयार करने का वक्त ही नहीं मिलता। किलर मूव्स के बिना कोई इतने तेज हमलों से कैसे बच सकता है? 10 से ज्यादा राउंड्स फिर बीत गए। छूडू धीरे धीरे हावी होने लगा। बेशक ही लुलैन मजबूत थी और उसके पास कई तरीके थे, लेकिन उसका कॉम्बैट एक्सपीरियंस छूडू के सामने फीका पड़ गया। उसका कल्टीवेशन का समय छूडू से बहुत कम था। छूडू ने अपने बेहद अमीर कॉम्बैट एक्सपीरियंस से अपनी बढ़त बनाई। इन सारे फायदों को जोड़कर उसने ही लुलन को दबाना शुरू कर दिया। चेन चेंग, यिन वुके और बाकी सबके चेहरे गंभीर थे। ये ऐसे नहीं चल सकता, मुझे एक रिस्क लेना है पड़ेगा। हे लुलैन की नजर पाल भर के लिए एक खंजर की तरह तेज हो गई। वो जानती थी कि अगर उसने अब अपना फाइटिंग स्टाइल नहीं बदला, अगर ये ऐसे ही चलता रहा तो वो जरूर हार जाएगी। अगले हाईपैल ही लुलैन जोर से चिल्लाई और तेजी से छूडू पर मुक्कों और लातों की बारिश कर दी। छूडू समंदर के किनारे खड़ी चट्टान की तरह था। लहरें चाहे कितनी भी तेज क्यों ना हो, वो हिला तक नहीं। हे लुलैन हैरान नहीं हुई। जब छूडू अपना बचाव कर रहा था, वो तेजी से पीछे हटी और अपना किलर मूव तैयार करने लगी। छूडू मुस्कुराया और तेजी से उसके पास पहुंचा। ओह नहीं! चेन चेंग ने ये देखा और उसकी सांस अटक गई। देखने वाले गु इमॉर्टल्स ने ये देखा और समझ गए कि छूडू कुछ देर से इसी मौके का इंतजार कर रहा था। छूडू हैरान करने वाली रफ्तार से फैट पड़ा, तेजी से ही लुलन के करीब पहुंच गया। हे लुलन के पास मजबूरन अपने किलर मूव को रोकने के अलावा कोई चारा नहीं था। उसने छूडू से मुक्कों और लातों से मुकाबला किया, दूसरे पार्टी के लगातार हमलों को रोकते हुए। लेकिन इसकी वजह से अपने किलर मूव को बीच में रोकने पर एक्टिवेशन फेल होने से एक बैकलैश हुआ जिसने ही लुलन को गंभीर अंदरूनी चोट पहुंचाई। छूडू ने लड़ाई में एक मौका बनाया। उसने इसका भरपूर फायदा उठाया और ही लुलन से तब तक लड़ा जब तक वो सिर्फ अपना बचाव करने लायक नहीं रह गई। ए फ्लैट छूडू पूरी तरह हावी था। खुशी की एक लहर दौड़ गई। ये आवाजें छूडू के गोद लिए बच्चों और छू ट्राइब के सुप्रीम एल्डर्स की तरफ से आ रही थी। HMPH, इतनी जल्दी खुश मत हो। फेरी ब्लैक मून ने अभी तक अपना ट्रम्प कार्ड इस्तेमाल नहीं किया है। हे लुलन के समर्थकों के चेहरे गंभीर थे। उन्होंने जवाब दिया। टोटम किलर मूव, डार्क कैपिटल स्ट्रेंथ भी आओ। अगले हाईपैल ही लुलन का शरीर कांपा। एक बाघ दहाड़ा, उसके विशाल काले पंजों ने छूडू को दूर फेंक दिया। विशाल काले बाघ ने अपने पंख फड़फड़ाए और वहीं से गायब हो गया। छूडू के पीछे प्रकट हुआ। छूडू ने जल्दी से अपना बचाव किया। भले ही उसने डार्क कैपिटल स्ट्रेंथ बियाओ के हमले को फिर से रोक लिया, लेकिन उसका शरीर अभी भी एक टोपे के गोले की तरह दूर जा गिरा, पैदा हुई ताकत से जमीन से जा टकराया।
ये आ गया फेरी ब्लैक मून का सिग्नेचर मेथड, डार्क कैपिटल स्ट्रेंथ बियाओ। कोई जोश में चिल्लाया। चू लावू का चेहरा ठंडा था। ये पहली बार था जब उसने इसे देखा था। ये टोटम किलर मूव बहुत सुविधाजनक है। ये आम समय में स्किन पर छिपा रह सकता है और जरूरत पड़ने पर एक सोच से एक्टिवेट हो सकता है। बिल्कुल। हाउ जेन ने अपने दांत पीस लिए। अगर ये मूव ना होता तो हमारे फर्स्ट सुप्रीम एल्डर ऐप तक जीत हासिल कर चुके होते। डार्क कैपिटल स्ट्रेंथ बियाओ बेहद तेज था, उससे निपटना पहले ही मुश्किल था। सबसे जरूरी बात, ही लूलैन ने अपनी पोजीशन संभालने के बाद खुद पर एक हीलिंग मेथड का इस्तेमाल किया और फिर से लड़ाई में शामिल हो गई। उसका डार्क कैपिटल स्ट्रेंथ बियाओ के साथ बेहतरीन कोऑर्डिनेशन था। उन्होंने दाएं और बाएं से हमला किया, छूडू को बुरी तरह से दबा दिया। छूडू की हालत खराब थी, उसके चोगे के कई हिस्से फट चुके थे, जिससे पता चल रहा था कि उसका बचाव अब काम नहीं कर रहा था। जल्द ही उसके होठों पर खून दिखने लगा, उसकी चोटें धीरे धीरे बढ़ रही थी। चू ट्राइब के गू इमोर्टल्स के चेहरे गंभीर थे। मौजूदा हालत में उन्हें छूडू के जीतने की कोई उम्मीद नहीं दिख रही थी। डार्क कैपिटल स्ट्रेंथ बियाओ ने ही लूलन को बहुत बड़ी एडवांटेज दे दी थी। तुम हारोगे, हे लूलैन ने जोश के साथ चिल्लाते हुए अपना किलर मूव 8 डायरेक्शनल स्ट्रेंथ फाइट इस्तेमाल किया। छूडू अनागिनत परछाइयों से घिरा हुआ था, वो फिलहाल बाहर नहीं निकल सकता था। अचानक एक साया उसके ऊपर से पड़ा। यह डार्क कैपिटल स्ट्रेंथ बियाओ था। उसने छूडू को काटने के लिए अपना मुंह खोला। अगर ये काट लग जाता तो छूडू बुरी तरह घायल हो जाता, शायद मर भी जाता। क्राइसिस के इस पैल में छूडू उल्टा जोर से हंसा, आखिरकार पकड़ ही लिया। अगले हाई पैल स्ट्रेंथ पाथ का एक विशाल हाथ प्रकट हुआ और उसने जोर से पकड़ लिया। डार्क कैपिटल स्ट्रेंथ बियाओ अनजाने में पकड़ा गया और जोर से गुर्राया। वो छूटने के लिए तड़प रहा था, लेकिन सिर्फ एक सांस के समय के बाद स्ट्रेंथ पाथ के विशाल हाथ ने उस मजबूती से पकड़ लिया और जमीन पर पटक दिया। बूम! एक जोर की आवाज आई, जमीन कांप उठी, पत्थर हवा में उड़ गए और धूल का गुबार उठा। इमॉर्टल किलर मूव, बैटल स्ट्रेंथ ट्रांसपिरेशन। छूडू के अंदर से अचानक एक तेज औरा फूट पड़ी और उसका शरीर 10 मीटर के विशाल रूप में बदल गया। उसका पूरा शरीर लाल हो गया, उसके शरीर के सारे रोम छिद्र खुल गए और उसका पसीना भाप में बदलकर उसके शरीर के चारों तरफ घूमने लगा। इमॉर्टल किलर मूव, हेवन एंड अर्थ कंबाइंड स्ट्रेंथ। छूडू ने अपनी दोनों बाहों को सीधा किया और फिर उन्हें अपने सीने के सामने ताली की तरह मिलाया। अगले हाईपैल इमॉर्टल्स की सांसें अटक गईं, ही लूलैन का चेहरा बदल गया। आसपास के हजार ली एक अदृश्य शक्ति से घिर गए। गू इमॉर्टल्स बंद गए और आसानी से हिल नहीं पा रहे थे। उन्हें ऐसा महसूस हो रहा था जैसे वो तेल में गिरे हुए कीड़े हों। इस किलर मूव से प्रभावित होकर डार्क कैपिटल स्ट्रेंथ बियाओ की स्पीड बहुत कम हो गई। छूडू के लिए उसका खतरा भी बिल्कुल नीचे आ गया। ये एक क्वाजी बैटलफील्ड किलर मूव है। हे लूलैन ने दांत पीस लिए। छूडू का मूव कमाल का था और उसकी उम्मीद से परे था। मैं इसे इस्तेमाल नहीं करना चाहती थी, हे लूलैन ने मन ही मन सोचा और अपने इमॉर्टल एपर्चर में एक्सपेंड स्ट्रेंथ इमॉर्टल गू को एक्टिवेट कर दिया। यह रैंक 7 इमॉर्टल गू यूज लॉन्जेविटी हेवन ने चुपके से उधार दिया था। इसके अलावा एक किलर मूव भी था जो एक्सपेंड स्ट्रेंथ इमॉर्टल गू को कोर के रूप में इस्तेमाल करता था। इसका नाम था 70% एक्सपेंडेड स्ट्रेंथ। नाजुक मोड़ पर ही लूलैन ने तुरंत इस मूव को एक्टिवेट कर दिया। इस मूव की तैयारी में कोई ऑरा नहीं था और ये चुपके से होता था। बस जब इसे इस्तेमाल किया जाता तभी इससे एक जबरदस्त और असाधारण ऑरा निकलता। छूडू ने तेजी से बचने की कोशिश की लेकिन वो कामयाब नहीं हुआ। इस मूव की चपेट में आने के बाद उसका हर एक्शन या किलर मूव पूरा करने में कम से कम 50% से ज्यादा मेहनत लग रही थी। जब छूडू की हालत गिरी, ही लूलैन ने फिर से हमलों की झड़ी लगा दी। लड़ाई एक गर्म मोड़ पर थी, दोनों तरफ एक डेडलॉक में फंस गए थे। देखने वाले इमॉर्टल्स तुरंत पीछे हट गए। उन्होंने हेवन एंड अर्थ कंबाइंड स्ट्रेंथ की रंगें छोड़ दी और ज्यादा आराम से लड़ाई देखते रहे। इस लड़ाई का नतीजा चाहे जो भी हो, यह दोनों नॉर्दर्न प्लेन्स के रैंक 7 एक्सपर्ट्स में से टॉप के कैरेक्टर्स हैं। ऐसी खौफनाक बैटल स्ट्रेंथ, मुझे डर है कि ये रैंक 8 गू इमॉर्टल्स को भी चैलेंज कर सकते हैं। छूडू, ब्लैक मून, वो इस वक्त दुनिया में स्ट्रेंथ पाथ के सपोर्ट पिलर्स हैं, इसमें कोई शक नहीं। गू इमॉर्टल्स मन हाई मन आहें भर रहे थे। लड़ाई के इस मोड़ पर, चाहे वो छूडू हो या ही लूलैन, उन्होंने सबका सम्मान और मान्यता हासिल कर ली थी। ऐसे बराबरी के दुश्मनों ने इमॉर्टल्स को आखिरी विजेता देखने के लिए और भी ज्यादा उत्सुक कर दिया था। ऑसम, ये सच में कमाल है। छूडू की कई हड्डियां टूट चुकी थीं और उसका चोगा लाल रंग में रंग गया था, लेकिन वो दिल खोलकर हंसा और इस लड़ाई के लिए अपना जोश जाहिर किया।
हे लुलैन ने दांत पीसे और कुछ नहीं बोली। वो एक बार फिर कमजोर पड़ गई थी। वजह अब भी कॉम्बैट एक्सपीरियंस का फर्क था। छू डू हर छोटी से छोटी डिटेल में ही लुलैन से बेहतर था। जब ये सब जमा हुआ तो आखिरकार इसने पूरी लड़ाई को प्रभावित किया। हे लुलैन ने अपनी जमीन वापस पाने के लिए हर तरीका आजमाया, लेकिन वो जितना लड़ती उतनी ही छोटी कमजोरियां सामने आती, जिससे छू डू को फायदा उठाने के और भी मौके मिलते। वो साफ तौर पर मेरे 70% एक्सपेंडेड स्ट्रेंथ से हिट हुआ था। उसके पास अब भी इतना स्टेमिना कैसे हो सकता है? ये देखकर कि छू डू थक नहीं रहा था, ही लुलैन को थोड़ी हैरानी हुई। छू डू के पास बेहतरीन ताकत थी। भले ही लुलैन अपनी पूरी ताकत का इस्तेमाल कर रही थी, वो छू डू को हरा नहीं पा रही थी। फिलहाल वो बस ये उम्मीद कर सकती थी कि 70% एक्सपेंडेड स्ट्रेंथ का असर छू डू को थका देगा। लेकिन 10 या उससे ज्यादा राउंड्स और बीत गए। छू डू के थकने से पहले ही लुलैन पूरी तरह से कमजोर पड़ चुकी थी। हालत खतरनाक थी। हे लुलैन ने चुपके से दांत पीस लिए। वो हारने को तैयार नहीं थी। इस हालत में वो सिर्फ रिस्क लेकर कोशिश कर सकती थी। अगले हाईपैल डार्क कैपिटल स्ट्रेंथ बियाओ गुर्राया और ही लुलैन की तरफ कूद पड़ा। हे लुलैन पीछे हटने के बजाय आगे बढ़ी। हवा में हाई डार्क कैपिटल स्ट्रेंथ बियाओ के शरीर में प्रवेश कर गई। काली रोशनी की एक चमक के साथ डार्क कैपिटल स्ट्रेंथ बियाओ का आकार छोटा हो गया। एक आधा जानवर आधा इंसान रूप में बदल गया। यही लुलैन के शरीर पर एक कवच की परत बन गया। ये धुएं या एक भ्रम जैसा लग रहा था। ये एक टोटम किलर मूव का एक हायर लेवल इस्तेमाल था। जब गु इमॉर्टल टोटम के साथ मिल जाता है तो उनकी बैटल स्ट्रेंथ बेहद बढ़ जाती है। छू डू, नीचे जाने का वक्त आ गया। हे लुलैन चिल्लाई। बियाओ के पंख फड़फड़ाए। वो पाल भर में छू डू के सामने पहुंच गई। छू डू ने अपनी बाहें उठाईं। हे लुलैन की लोहे की मुट्ठियां उसकी बाहों पर पड़ीं। विशाल ताकत एक गूंजती हुई गरज की तरह फट पड़ी। आसपास की हवा एक तरफ धकेल दी गई और छू डू बेकाबू होकर जमीन की तरफ उठ गया। लेकिन छू डू अपने दोनों पैरों पर जमीन पर उतरा। अपने पीछे एक विशाल और लंबी खाई बना दी। जब वो अभी भी पीछे हट रहा था, ही लुलैन अचानक उसके ऊपर प्रकट हुई। बूम! एक और हमला हुआ जब ही लुलैन ने छू डू को फिर से जमीन पर पटक दिया। बम बम बम! हे लुलैन हवा में तैर रही थी, लगातार मुट्ठियों की परछाइयों की बारिश कर रही थी। जमीन कांप उठी, धूम उठा। उसकी खौफनाक ताकत ने दर्शकों को पीला कर दिया। लॉर्ड छू डू, गॉडफादर! चू ट्राइब के गु इमॉर्टल्स चिंता में जोर से चिल्लाए। हे लुलैन अब बहुत ताकतवर थी। वो लगभग पूरा सीन डोमिनेट कर रही थी। छू डू के पास जवाबी हमला करने का कोई रास्ता नहीं था। बस अब रुक जाओ, ब्लैक मून! गद्दे से छू डू की आवाज सुनाई दी। वो मुश्किल से बोल रहा था, लेकिन ही लुलैन ने उसकी बात नहीं सुनी। वो लगातार मुक्के मारती रही। क्या छू डू हार मान रहा है? वू ग्वांग जोश में बोला। कुछ ठीक नहीं है। मास्टर अजीब हालत में लग रही हैं। चेन चेंग का चेहरा बदल गया। ये सुनकर सबको एहसास हुआ कि ही लुलैन की नज़र एक जंगली जानवर जैसी थी। वो अपना होश खो बैठी थी। वो इस किलर मूव को सिर्फ अपने मारने के इंस्टिंक्ट से कंट्रोल कर पा रही थी। चू ट्राइब के गु इमॉर्टल्स ऐप सब खुश थे। अभी भी उम्मीद है। बहुत बढ़िया। जब तक फर्स्ट सुप्रीम एल्डर इससे निकल जाते हैं, वो जीत जाएंगे। ये किलर मूव बहुत ताकतवर है। अगर फेरी ब्लैक मून का किलर मूव एक्टिवेशन फेल हो गया तो यूज बैकलैश का सामना करना पड़ सकता है और शायद उसकी जान भी जा सकती है। लेकिन ठीक उसी पाल एक शख्सियत बाहर उठकर आई। वो छू डू था। लेकिन छू डू ने आगे जो किया वो सबकी उम्मीद से परे था। उसने जबरदस्ती अनबेकाबू हमलों को झेला था। अपनी जान की परवाह किए बिना ही लुलैन के पास पहुंचा और अपना हाथ उसके कंधे पर रख दिया। एक विशाल वाइब्रेशन फोर्स निकली। ही लुलैन और डार्क कैपिटल स्ट्रेंथ बियाओ अलग हो गए। हे लुलैन को होश आया और उसकी एड़ी तुरंत सिकुड़ गई। वो ये देखकर हैरान रह गई कि उसकी बाईं मुट्ठी छू डू के सीने के दाईं तरफ घुस गई थी। लेकिन छू डू ने एक तरीका इस्तेमाल करके उस बचा लिया और उस अपने किलर मूव के भयंकर बैकलैश से बचने में मदद की। क्यून! एक पाल में ही लुलैन गहरी उलझन और अविश्वास में पड़ गई। लेकिन ठीक उसी पाल डार्क कैपिटल स्ट्रेंथ बियाओ की वहशत कम नहीं हुई। वो छू डू के पीछे प्रकट हुआ और जोर से काट लिया। रुक जाओ! हे लुलैन ने मन हाई मन चिल्लाया और डार्क कैपिटल स्ट्रेंथ बियाओ को रोकने की कोशिश की। इस हालत में अगर छू डू को ये लग जाता तो वो जरूर मर जाता। लेकिन डार्क कैपिटल स्ट्रेंथ बियाओ हे लुलैन के कंट्रोल में नहीं था। वो बेहद खूंखार था। ठीक जब ही लुलैन ने सोचा कि छू डू मरने वाला है, छू डू के शरीर से एक ऑरा की लहर फूट पड़ी। उसका किलर मूव इस्तेमाल हुआ। डार्क कैपिटल स्ट्रेंथ बियाओ एक हाई हमले में दूर जा गिरा। इमॉर्टल्स हैरान रह गए।
रैंक 8 कल्टिवेशन लेवल। छूडू एक रैंक 8 गू इमोर्टल बन गया। हमारे फर्स्ट सुप्रीम एल्डर रैंक 8 हैं। उन्होंने कब एडवांस किया? हे लूलैन ने अपनी एर्नी फैलाकर छूडू को देखा। क्यों? बोलते हुए उसने अपना बाण हाथ छूडू के सीने से निकाला और उसके कंधे पर रख दिया। हे लूलैन ने एक किलर मूव एक्टिवेट किया। ये कोई हमला करने वाला किलर मूव नहीं बल्कि एक हीलिंग मेथड था। छूडू का चेहरा पीला पड़ गया था। उसने उसकी नेक नियति को स्वीकार किया और मुस्कुराया। जब से तुमने लोगों को चैलेंज करना शुरू किया, मैंने तुम पर ध्यान देना शुरू कर दिया था, फेरी ब्लैक मून। क्या तुम जानती हो, अगर तुमने मुझे चैलेंज नहीं किया होता तो मैं भी तुम्हें चैलेंज भेजता, एक फेयर लड़ाई के लिए। क्योंकि स्ट्रेंथ पाथ बहुत लंबे समय से शांत रहा है। तुम्हारे आने से मुझे सच में बहुत खुशी हुई। इस रास्ते पर चलती रहो, ब्लैक मून। स्ट्रेंथ पाथ को फिर से जिंदा करो और उस फिर से शान से चमकने दो। छूडू ने अपनी आकांक्षाएं जाहिर कीं। उसकी चमकती ऊँगों को देखकर ही लूलैन शांत थी। डार्क कैपिटल स्ट्रेंथ बियाओ छूडू द्वारा पिछाड़े जाने के बाद वापस आ गया था। लेकिन अब ही लूलैन ने यूएस पर फिर से कंट्रोल हासिल कर लिया था। डार्क कैपिटल स्ट्रेंथ बियाओ को भारी नुकसान पहुंचा था। वो वापस ही लूलैन की स्किन पर चला गया। हे लूलैन ने छूडू को गहराई से देखा और फिर चली गई। जाने से पहले उसने कहा, छूडू, ये लड़ाई तुम जीत गए। ये लड़ाई जिसने नॉर्दर्न प्लेन्स के गू इमोर्टल वर्ल्ड में हंगामा मचा दिया था, छूडू की जीत में खत्म हुई। लेकिन इस लड़ाई का असल नतीजा सबकी उम्मीदों से कहीं ज्यादा था। जैसे ही छूडू ने रैंक 8 कल्टिवेशन लेवल दिखाया, वो गू इमोर्टल वर्ल्ड में एक ऊंचे दर्जे का शख्स बन गया। चाहे वो खुद हो या छू ट्राइब, उनकी रेप्यूटेशन आसमान छूने लगी। और यूएस घमासान लड़ाई में छूडू ने पहले अपने कल्टिवेशन लेवल को सील करके फेरी ब्लैक मून के खिलाफ एक रैंक 7 के रूप में लड़ा। फिर उसने अपनी जान की परवाह किए बिना उस बचाया। ऐसे कामों ने न्यूट्रल गू इमोर्टल्स के दिल में उसके लिए अच्छी भावनाएं पैदा कीं। यहां तक कि जो लोग फेरी ब्लैक मून को सपोर्ट करते थे, जैसे येन वू के, चेन चेंग और वू ग्वांग, उन्होंने भी मन ही मन उसकी प्रशंसा की। चू ट्राइब में वापस आने के बाद उसके गोद चिल्ड्रन ने एक जश्न की दावत रखने और इमोर्टल्स को इनवाइट करने का सुझाव दिया, ताकि इस नतीजे का फायदा उठाकर चू ट्राइब का स्टेटस बढ़ाया जा सके। लेकिन छूडू ने बिना दूसरी बार सोचे इसे माना कर दिया। वो इस लड़ाई के नतीजे को लेकर बहुत लो प्रोफाइल रहा। हालांकि उसके रैंक 8 गू इमोर्टल बनने की खबर ने नॉर्दर्न प्लेन्स की मौजूदा स्थिति में एक बड़ा हंगामा मचा दिया। कुछ दिनों बाद हेवनली कोर्ट और लॉन्जेविटी हेवन ने और भी हैरान करने वाली खबरें जारी कीं, जिन्होंने दुनिया को हिलाकर रख दिया। स्टार कॉन्स्टलेशन इमोर्टल वेनरेबल और जायंट सन इमोर्टल वेनरेबल कामयाबी से जिंदा हो गए थे, जबकि गू यू फैंग युआन एक रिफाइनमेंट पाथ डेमन वेनरेबल बन चुका था। दुनिया में हंगामा मच गया। सारे इमोर्टल्स हैरान थे। फैंग युआन ईस्टर्न सी वापस लौट आया। ढलते सूरज के नीचे समंदर की सतह लाल रंग में रंग गई थी। पंछी जोर से चहचहा रहे थे। एक गर्म समंदरी हवा चल रही थी। ये जगह ईस्टर्न सी के शिया क्लैन से कुछ दूरी पर थी। इसे करीब नहीं माना जा सकता था। ये जगह ठीक रहेगी। फैंग युआन तेजी से नीचे उतरा, एक छोटे से वीरान द्वीप पर लैंड किया। कई जांच करने वाले किलर मूव्स एक्टिवेट किए गए। फैंग युआन का द्वीप पर पूरा कंट्रोल था। उस कोई खतरा या शक वाली बात नहीं मिली। फैंग युआन ने सीधे 5 रीजनल लिमिट फॉर्मेशन बाहर निकला। जल्द ही 5 रंगों का धूल आपस में मिल गया और द्वीप को घेर लिया, फिर आसमान और समंदर की तरफ फैलने लगा। अगर वो अभी भी रैंक 8 होता तो क्रेज डेमन केव से बचने के बाद वो ईस्टर्न सी के शिया क्लैन का हेडक्वार्टर्स चुनता या चुपके से इमेमोरियल व्हाइट हेवन में जाकर आराम करने के लिए छिप जाता। लेकिन फैंग युआन के पास अब रैंक 9 कल्टिवेशन लेवल था। वो एक वेनरेबल था। वो बिना किसी डर के खुले आम काम कर सकता था। अगर स्टार कॉन्स्टलेशन इमोर्टल वेनरेबल या जायंट सन इमोर्टल वेनरेबल अब यूएस पर हमला करने आते तो फैंग युआन को ये देखकर खुशी होती। फैंग युआन ने धीरे से अपनी आयरन बैंड कीन और उसकी दिव्या दृष्टि सॉवरन इमोर्टल एपर्चर में झांकने लगी। उसने पहले हाई रैंक 9 इमोर्टल एसेंस के कई मोती जमा कर लिए थे। रैंक 8 इमोर्टल एसेंस को व्हाइट लिची इमोर्टल एसेंस के नाम से जाना जाता था। रैंक 9 इमोर्टल एसेंस थोड़ा बड़ा था और एक खुबानी जैसा दिखता था। इसका रंग नारंगी पीला था। यह येलो एप्रिकॉट इमोर्टल एसेंस था। फैंग युआन रैंक 9 इमोर्टल एसेंस के रूप से बहुत पहले से परिचित था, क्योंकि उसने जायंट सुन का इमोर्टल एसेंस और स्पेक्ट्रल सोल डेमन वेनरेबल का बचा हुआ इमोर्टल एसेंस हासिल किया था। लेकिन अब उसके अंदर कुछ भावनाएं हो रही थीं। आखिरकार ये उसका अपना येलो एप्रिकॉट इमोर्टल एसेंस था। येलो एप्रिकॉट इमोर्टल एसेंस का इस्तेमाल करके फैंग युआन ने एक मेथड एक्टिवेट किया।
रिफाइनमेंट पाथ किलर मूव, रिफाइंड सेल्फ। एक हल्की पीली रोशनी जो एक मुट्ठी के आकार की थी, फैंग युआन के पेट के पास से निकली। पीली रोशनी उसके पूरे शरीर के चारों तरफ धीरे धीरे घूमने लगी। जौ फैंग युआन की चोटों पर था। फैंग युआन को 100 से ज्यादा चोटें आई थीं, उनमें से ज्यादातर को बस ऊपरी तौर पर ठीक किया गया था जब वो वापस आ रहा था। अभी भी कई घाव से खून बह रहा था और सुनहरी रोशनी या सितारों की चमक से ढके हुए वो उसकी हड्डियों पर या उसके कुचले हुए मांस पर टिके हुए थे। जैसे ही हल्की पीली रोशनी प्रकट हुई, सारी सितारों की रोशनी और सुनहरी चमक साफ हो गई। इसका मतलब था कि स्टार कॉन्स्टलेशन इमॉर्टल वेनरेबल और जायंट सन इमॉर्टल वेनरेबल ने फैंग युआन के शरीर पर जो डाओ मार्क्स छोड़े वो सब उसने रिफाइन कर लिए थे। लेकिन रिफाइनमेंट की प्रक्रिया आरामदायक नहीं थी, एक तेज दर्द महसूस हो रहा था। फैंग युआन का शरीर कांप रहा था, उसका चेहरा पीला पड़ गया, जल्द ही उसके माथे पर पसीना आ गया। आखिर में हल्की पीली रोशनी फैंग युआन के कटे हुए हाथ के हिस्से पर टिकी रही। 1 घंटे बाद रोशनी फीकी पड़ गई। फैंग युआन ने एक सांस छोड़ी, आखिरकार यूज आराम मिला। एक पाल आराम करने के बाद उसने तुरंत एक कॉम्पाउंड किलर मूव इस्तेमाल किया, मैन एज बिफोर। अगले हाई पैल, उसकी चोटें पूरी तरह से ठीक हो गईं, उसका हाथ भी पूरी तरह से वापस आ गया। लेकिन जब फैंग युआन ने उस हाथ से ताकत लगाई तो अभी भी उसमें एक कमजोरी का एहसास हुआ। लेकिन यह उसके लिए काफी संतोषजनक था। फैंग युआन को गंभीर चोटें आई थीं, लेकिन स्टार कॉन्स्टलेशन इमॉर्टल वेनरेबल और जायंट सन इमॉर्टल वेनरेबल की हालत भी कुछ बेहतर नहीं थी। यूज लगभग यकीन था कि उनके घाव ठीक करने की रफ्तार उससे कम थी। क्योंकि फैंग युआन के पास किलर मूव रिफाइंड सेल्फ था, यह किलर मूव गू कल्टिवेटर के शरीर पर मौजूद सारे डाओ मार्क्स को उनके अपने में रिफाइन कर सकता था। इस मूव की उत्पत्ति अस किलर मूव से हुई थी जो फैंग युआन ने कभी इस्तेमाल किया था, सेल्फ क्लेंजिंग। इसका इस्तेमाल करके क्रेज डेमन केव की लड़ाई में फैंग युआन ने फ्लाइंग स्टार किलर मूव के सारे डाओ मार्क्स रिफाइन कर लिए थे, जिससे स्टार कॉन्स्टलेशन इमॉर्टल वेनरेबल के लगातार मूव का मुकाबला किया था। उसके शारीरिक घाव ठीक हो गए थे, जबकि उसकी आत्मा अपनी चरम सीमा पर थी। फैंग युआन ने सॉवरन इमॉर्टल एपर्चर के मामले को सुलझाना शुरू किया। सॉवरन इमॉर्टल एपर्चर में पहले जायंट सन इमॉर्टल वेनरेबल के किलर मूव की वजह से एक ट्रिब्यूलेशन आई थी। लगभग उसी समय फैंग युआन की गुप्त हेराफेरी की वजह से उसने हेवनली डाओ को चैलेंज किया और केओटिक डिजास्टर को झेला। पूरे सॉवरन इमॉर्टल एपर्चर को भारी नुकसान हुआ, उसकी नींव गिर गई थी। क्रेज डेमन केव अभियान से पहले के मुकाबले उसके पास लगभग 20% ही बचा था। ये बस टुकड़े टुकड़े हो गया था। ये एक तरस आने वाला नजारा था। लेकिन मैंने क्रेज डेमन केव की लड़ाई से पहले ही अनुमान लगा लिया था कि ऐसा होगा, मैंने इसके लिए तैयारी कर ली थी। फैंग युआन ने अपना मन केंद्रित किया, विचार खर्च हुए, उसने एक और कॉम्पाउंड किलर मूव एक्टिवेट किया, लैंडस्केप एज बिफोर। सॉवरन इमॉर्टल एपर्चर के अलग अलग इलाकों में मौजूद ये एसेंस पूल्स और सब पूल्स ने अब अपने बांध खोल दिए। रिवर ऑफ टाइम का जमा हुआ पानी लैंडस्केप एज बिफोर के प्रभाव से एक विशाल आकृति में बदल गया, जो मिनी 5 रीजन्स और सभी मिनी नो हेवन से होकर गुजरा। रिवर ऑफ टाइम के पानी की आकृति जल्द ही पूरी तरह से पीछे हट गई, लेकिन जो बचा वो दी अलग अलग रिसोर्स पॉइंट्स, पहाड़ और नदियां जो पूरी तरह से ठीक हो गए थे। सॉवरन इमॉर्टल एपर्चर में गू इमॉर्टल्स ने यह नज़ारा देखा और जोर से खुशी मनाई, उनका जोश बढ़ गया। फैंग युआन ने हल्की सांस छोड़ी। उस वक्त जब उसने ये एसेंस सब पूल्स बनाए थे और टाइम पाथ एरियाज बनाए थे, उसने पहले हाई लैंडस्केप एज बिफोर को इस मकसद के लिए इस्तेमाल करने की तैयारी कर ली थी। इस तरीके का इस्तेमाल करने के बाद ये एसेंस पूल्स में रिवर ऑफ टाइम का पानी लगभग खत्म हो गया था। सॉवरन इमॉर्टल एपर्चर का बाहरी दुनिया से समय का अंतर भी बहुत कम हो गया था। एक अहम समय की जरूरत थी, जब तक कि ये एसेंस पूल्स सॉवरन इमॉर्टल एपर्चर के समय को फिर से तेज करने के लिए काफी रिवर ऑफ टाइम का पानी जमा ना कर लेते। इस पॉइंट पर सॉवरन इमॉर्टल एपर्चर की नींव का 40% हाई ठीक हुआ था, जिसका मतलब था कि सॉवरन इमॉर्टल एपर्चर को अब कुल मिलाकर सिर्फ 40% का नुकसान बचा था। इसने उसकी नींव को फिर से बनाने के लिए जरूरी समय, ऊर्जा और संसाधनों को बहुत कम कर दिया। 40% का नुकसान केओटिक डिजास्टर से हुआ था। यहां तक कि लैंडस्केप एज बिफोर भी इसके लिए उपयोगी नहीं था। जो गू इमॉर्टल्स केओटिक डिजास्टर से मारे वो भी ह्यूमन सी के जरिए जिंदा नहीं हो सकते थे। उसके पास और भी बहुत से नुकसान थे। इमॉर्टल एसेंस का खर्च बहुत बड़ा था। उसके पास कभी रैंक 8 इमॉर्टल एसेंस की एक विशाल मात्रा थी, लेकिन अब उसके पास लगभग 10% बचा था। ये सुरक्षा सीमा से बहुत नीचे था, वो एक खतरनाक स्थिति में था।
यही वजह थी कि फैंग युआन रुक गया और स्टार कॉन्स्टलेशन इमॉर्टल वेनरेबल और जायंट सन इमॉर्टल वेनरेबल के खिलाफ लड़ना जारी नहीं रखा। लेकिन अच्छी खबर यह थी कि एक वेनरेबल के रूप में फैंग युआन येलो एप्रिकॉट इमॉर्टल एसेंस पैदा कर रहा था। यह व्हाइट लिची इमॉर्टल एसेंस से कहीं ज्यादा उपयोगी था। बुरी खबर यह थी कि रैंक 8 इमॉर्टल गू हेवनली एसेंस ट्रेजर इंपीरियल लोटस, जो कभी फैंग युआन को इमॉर्टल एसेंस स्टोरेज के मामले में बहुत मदद करता था, अब बहुत कम उपयोगी रह गया था। साथ ही क्योंकि सॉवरन इमॉर्टल एपर्चर का समय बहुत धीमा हो गया था, फैंग युआन के इमॉर्टल एसेंस उत्पादन की गति ज्यादा नहीं थी। इस दौरान फैंग युआन को आराम करने और अपने इमॉर्टल एसेंस का प्रबंधन करने की जरूरत थी। यूज बाहरी दुनिया के नेचुरल डाउ मार्क्स को भी रिफाइन करना था। उस बहुत सारे इमॉर्टल एसेंस की जरूरत पड़ेगी। इमॉर्टल एसेंस की कमी बहुत बड़ी है, जबकि इमॉर्टल एसेंस स्टोन्स अब मेरे लिए शायद ही किसी काम के हैं। अगर मैं सब कुछ नजरअंदाज कर दूं और सॉवरेन इमॉर्टल एपर्चर की समय दर को सीमा तक बढ़ा दूं, तो वो भी काम नहीं करेगा। फैंग युआन ने हल्का सा मटासिकोद। वेनरेबल्स को हर 10 साल में एक ग्रैंड ट्रिब्यूलेशन, हर 50 साल में एक मिरियड ट्रिब्यूलेशन और हर 100 साल में एक केओटिक डिजास्टर का सामना करना पड़ता था। जब तक वो ड्रीम पाथ, पिल पाथ और इस तरह के पद से ना हो, ग्रैंड ट्रिब्यूलेशंस और मिरियड ट्रिब्यूलेशंस फैंग युआन के लिए कोई खतरा नहीं थे। फैंग युआन सिर्फ हर 100 साल में आने वाले केओटिक डिजास्टर से सावधान था। बेशक वो क्रेज डेमन केव में एक केओटिक डिजास्टर से गुजर चुका था। वो सिर्फ हेवनली डाउ ब्लॉकेड था। ये हर 100 साल में होने वाले केओटिक डिजास्टर से कहीं कमजोर था। अगर सॉवरन इमॉर्टल एपर्चर का समय बहुत तेज होता, तो फैंग युआन को जल्दी हाई केओटिक डिजास्टर का सामना करना पड़ता। अगर वो इस प्रक्रिया में बुरी तरह घायल हो जाता या मौत के करीब पहुंच जाता, तो दूसरे वेनरेबल्स इस मौके का फायदा उठाते। इमॉर्टल एसेंस की पूर्ति एक समस्या थी। इसके अलावा फैंग युआन ने बड़ी संख्या में इमॉर्टल गू भी खो दिए थे। क्रेज डेमन केव की लड़ाई के शुरुआती हिस्सों में गू इमॉर्टल्स के मरने के बाद फैंग युआन ने उनके इमॉर्टल गू या इमॉर्टल एपर्चर्स को वापस नहीं लिया। असल में फैंग युआन ने क्रेज डेमन केव में जो 7 इमॉर्टल गू हाउसेज निकाले थे, जिसमें राइजिंग क्लाउड सिटी भी शामिल था, वो सब भी खो गए थे। फैंग युआन के नुकसान इतने गंभीर थे कि हेवनली कोर्ट और लॉन्जेविटी हेवन को छोड़कर दुनिया की कोई भी सुपर फोर्स उन्हें बर्दाश्त नहीं कर सकती थी। शुक्र है, क्रेज डेमन केव की लड़ाई के बाद के हिस्सों में फैंग युआन ने जानबूझकर इस मामले में अपने नुकसान कम कर दिए। जैसे कि जब जहन बूडू मारा, तो उसने जो वसीयत छोड़ी थी, उसने उसके कई कीमती ट्रांसफॉर्मेशन पाथ इमॉर्टल गू को ट्रेजर येलो हेवन में भेजे दिया। इमॉर्टल गू और इमॉर्टल एसेंस के अलावा कई गू इमॉर्टल्स भी मारे। स्टील रश वॉरियर, फ्रॉस्ट बटरफ्लाई वॉरियर, सियोहीजियन, आइस क्रिस्टल इमॉर्टल मोनार्क और यहां तक कि फैंग युआन का क्लोन जहन बूडू, वो सब क्रेज डेमन केव में मर गए थे। कुछ ऐसे भी थे जो सॉवरन इमॉर्टल एपर्चर में ट्रिब्यूलेशन से बचते हुए मारे थे। उनमें से ZYA डेटार ह्यूमन सी के जरिए जिंदा हो गए। उन्हें फिर से इमॉर्टल बनने के लिए रिकल्टिवेट करना पड़ा। एक ग्रुप ऐसा भी था जो जिंदा नहीं हो सका। उनमें से एक पुराना कॉम्बैट बीस्ट किंग था, एक रैंक 8 गू इमॉर्टल। यहां तक कि फैंग युआन को भी इसका अफसोस हुआ। इस बूढ़े आदमी ने बिना किसी शिकायत के मेहनत से काम किया था। उसने सॉवरन इमॉर्टल एपर्चर के लिए बड़ा योगदान दिया था। लेकिन वो काली आग से मारा गया। फैंग युआन यूज जिंदा नहीं कर सका। इन मटीरियल नुकसानों के अलावा फैंग युआन के कुछ छुपे हुए नुकसान भी थे। सबसे जरूरी, उसने बहुत सारे किलर मूव्स एक्सपोज कर दिए थे। क्रेज डेमन केव की लड़ाई में फैंग युआन के पास अपने कई कॉम्पाउंड किलर मूव्स, 7 हाई रिफाइंड सेल्फ, टोटम किलर मूव्स और अन्य जैसे ट्रम्प कार्ड्स को एक्सपोज करने के अलावा कोई चारा नहीं था। एक लंबे समय तक इन किलर मूव्स का इस्तेमाल नहीं किया जा सकता था। उन्हें मॉडिफाई करने की जरूरत थी। जब वो भविष्य में वेनरेबल से लड़ेगा, अगर वो इन किलर मूव्स को बिना मॉडिफिकेशन के इस्तेमाल करता, तो फैंग युआन एक बड़ा रिस्क ले रहा होगा। लेकिन उसके नुकसानों के मुकाबले फैंग युआन के फायदे कहीं ज्यादा थे। क्रेज डेमन केव की लड़ाई में फैंग युआन को बेहद फायदा हुआ। वो बिना किसी शक के सब में से सबसे बड़ा विजेता था। पहला, फैंग युआन ने पहली 7 लेयर्स को लूट लिया और भारी मात्रा में केओटिक डाउमार्क इमॉर्टल मटेरियल्स हासिल किए। क्रेज डेमन केव की 8वीं लेयर में उसने थीव्स डे का इस्तेमाल करके रैंक 9 इमॉर्टल मटेरियल्स की एक विशाल मात्रा हासिल की। यह रैंक 9 इमॉर्टल मटेरियल्स उसके लिए एक रैंक 9 इमॉर्टल गू को रिफाइन करने की कोशिश करने के लिए काफी थे। दूसरी चीज थी प्राइमोर्डियल डोमेन। फैंग युआन के पास लगभग उतना हाई प्राइमोर्डियल डोमेन था जितना जायंट सन इमॉर्टल वेनरेबल के पास था, जो स्टार कॉन्स्टलेशन इमॉर्टल वेनरेबल से थोड़ा कम था। प्राइमोर्डियल डोमेन बेहद कीमती था, खासकर फैंग युआन के लिए।
तीसरी चीज थी पैराडाइस अर्थ की नॉर्दर्न प्लेन्स ट्रू इनहेरिटेंस, साथ ही उसके हेवन पाथ कल्टिवेशन के अनुभव। इनमें ट्रूथफुल फ्लोटिंग आइस को डाइजेस्ट करने और अपने हेवन पाथ कल्टिवेशन लेवल को बढ़ाने का तरीका भी शामिल था। चौथा था इन्फॉर्मेशन। क्रेज डेमन केव की लड़ाई के बाद फैंग युआन ने स्टार कॉन्स्टलेशन इमॉर्टल वेनरेबल और जायंट सन इमॉर्टल वेनरेबल, साथ हाई हेवनली कोर्ट और लॉन्जेविटी हेवन, जिससे वो आते थे, के बारे में गहरी समझ हासिल की। वो अब पहले की तरह अंधेरे में नहीं था। स्टार कॉन्स्टलेशन इमॉर्टल वेनरेबल और जायंट सन इमॉर्टल वेनरेबल के तरीके, उनके कॉम्बैट सिस्टम्स, साथ हाई हेवनली कोर्ट का डोर ऑफ लाइफ एंड डेथ इमॉर्टल ग्रेवयार्ड, ट्रांजिएंट व्हाइट क्लाउड सिटी सप्रेशन पेंटिंग पाथ फॉर्मेशन, रूअन दान का पिल पाथ, लॉन्जेविटी हेवन का 8 एक्सट्रेमिटीज फॉर्मेशन, कैलमिटी लक ऑल्टर का लक चेंजिंग गोल्डन लाइट पाथ और अन्य। पांचवा फायदा भी फैंग युआन का सबसे बड़ा फायदा था। उसका कल्टिवेशन लेवल बढ़कर वेनरेबल लेवल हो गया था। ये एक चरम गुणवत्तापरक परिवर्तन था। ए फ्लैट से वो एक मोहरे से खिलाड़ी बन गया। वो खुलेआम दुनिया के खिलाफ साजिश कर सकता था और पांचों रीजन्स पर राज कर सकता था। इंसानों और वेरिएंट इंसानों के इतिहास को उसका नाम याद रखने के अलावा कोई चारा नहीं होगा। गु यू फैंग युआन, गु कल्टिवेटर वर्ल्ड का 11वां वेनरेबल, एक डेमोनिक कल्टिवेटर जो रिफाइनमेंट पाथ के जरिए वेनरेबल बना। हेवनली कोर्ट और लॉन्जेविटी हेवन के अनुसार उसका टाइटल था हेवन रिफाइनिंग डेमन वेनरेबल। ईस्टर्न सी शेन क्लैन का हेडक्वार्टर्स पर्पल रोजवुड मिरियड स्पैरो आइलैंड। एक बुजुर्ग गु इमॉर्टल एक पत्थर के दरवाजे के सामने खड़ा था और सब्र से इंतजार कर रहा था। बुजुर्ग गु इमॉर्टल से रैंक 8 का ऑरा निकल रहा था। वो शेन क्लैन का मौजूदा फर्स्ट सुप्रीम एल्डर था, जिसके पास ऊंचा अधिकार था। शेन कॉन्ग शेंग रंबो। जैसे ही गुप्त कमरे का दरवाजा खुला, डुगु इमॉर्टल्स अंदर से बाहर निकले। आगे वाले शख्स ने एक भौर रंग का चोगा पहना हुआ था और उसके कंधों तक लंबे काले और सफेद बाल ये शेन शांग था। एक ह्यूमन पाथ कल्टिवेटर के रूप में डिवाइन एम्परर सिटी में रहना उसके लिए एक अनोखा मौका था। डिवाइन एम्परर सिटी से निकलने के बाद उसके इमॉर्टल एपर्चर में काली आग की चोट पूरी तरह से ठीक हो गई थी। उसकी बैटल स्ट्रेंथ सूडो वेनरेबल लेवल तक बढ़ गई थी। शेन शांग पत्थर के दरवाजे से बाहर निकला और एक तरफ खड़ा हो गया। अपने पीछे वाले गु इमॉर्टल पर मुस्कुराते हुए बोला, अंदर आइए। इस गु इमॉर्टल ने एक भौर रंग का साधारण कपड़ा पहना हुआ था। यह बहुत ही सिंपल और साधारण था, लेकिन उसका कसरती शरीर छिपा नहीं सकता था। उसने एक कॉनिकल हट पहनी हुई थी जो उसके पीले चेहरे और कमजोर हालत को छिपा नहीं सकती थी। यह लू वे यन था, जो क्रेज डेमन केव की लड़ाई में बच गया था। लू वे यन ने हल्का सा झुककर कहा, सीनियर शेन के ह्यूमन पाथ के तरीके असाधारण हैं। मेरी 30% चोटें पहले ही ठीक हो चुकी हैं। मैं इस कर्ज को भविष्य में ही चुका सकता हूं। शेन शांग जोर से हंसा। इसके बारे में चिंता करने की जरूरत नहीं, और मुझे सीनियर भी मत बुलाओ। हमने क्रेज डेमन केव में एक साथ लड़ाई की। नजदीकी सहयोग के साथ, हमारी दोस्ती के नाते, तुम मुझे एक बराबर का दर्जा दे सकते हो। शेन कॉन्ग शेंग भी हंसा। सीनियर्स, दावत तैयार है, कृपया मेरे साथ चलिए। लू वे यन के कोई विनम्र जवाब देने से पहले शेन शांग हंसा और उसका हाथ पकड़ लिया। यूज जोश के साथ दावत में ले गया। दावत खुले में आयोजित की गई थी, रोजवुड मिरियड स्पैरो आइलैंड की छोटी पर। पवेलियन में 3 लोग द शेन शांग मुख्य सीट पर बैठा था। लू वे यन उसके पास मेहमान के रूप में बैठा था, जबकि शेन कॉन्ग शेंग आखिर में सम्मान से बैठा था। मेज पर मौजूद सुंदर और स्वादिष्ट खाने और शराब के बारे में कोई टिप्पणी करने की जरूरत नहीं थी। लू वे यन ने बस एक छोटा सा निवाला लिया और दूर देखने लगा। उसने देखा कि समंदर शीशे की तरह शांत था, बिल्कुल भी लहरें नहीं थी। ढलता सूरज तेजी से चमक रहा था और शाम के बादल जलते हुए शॉलों जैसे थे। कितना सुंदर नजारा है, लू वे यन ने तारीफ की। इसी पाल द्वीप पर अनागिनत पंछी और चिड़ियां चहचाने लगे। अनागिनत पर्पल रोजवुड की शाखाएं पंछियों की आवाजों के साथ हिलने लगीं, जिससे सुंदर ध्वनियां निकल रही थीं। एक पाल में आवाजों का मिश्रण एक ऐसी धुन बन गया जो दूर दूर तक फैल गई, समंदर और आसमान की तरफ जो क्षितिज तक फैला हुआ था। लू वे यन अपने आप को रोक नहीं सका और उसके चेहरे पर एक आनंद का भाव आ गया। उसने पाल का आनंद लेने के लिए अपनी एड़ी बैंड कर लीन। लंबे समय बाद उसने अपनी आंखें खोलीं और एक सांस छोड़ी। मैंने ईस्टर्न सी शेन क्लैन के रोजवुड मिरियड स्पैरो आइलैंड की शोहरत के बारे में सुना है। आज इसे देखने के बाद यह सच में यूएस शोहरत के लायक है। क्रेज डेमन केव से बचने के बाद और ये सुंदर नज़ारा देखने के बाद मेरा दिल शांत हो गया है। जिंदा रहना कितना अच्छा है। लू वे यन की ताकत रैंक 8 के चरम पर थी, उसके बचाव के अलावा, जो कि मजबूती से सूडो वेनरेबल लेवल पर था। हालांकि
क्रेज डेमन केव की लड़ाई ने यूज बेहद कमजोर महसूस कराया। कई संकट और परीक्षाएं थीं जिन्होंने लू वे यिन को कई बार मौत के कागार पर ला खड़ा किया। इन खतरनाक पलों को याद करके लू वे यिन को अभी भी कुछ डर महसूस हो रहा था। शेन कॉन्ग शेंग ने उत्सुकता का भाव दिखाते हुए पूछा, अगर हेवनली कोर्ट और लॉन्जेविटी हेवन ने घोषणाएं ना की होती तो पूरे पांचों रीजन्स अब भी अंधेरे में होते। क्रेज डेमन केव में आखिर हुआ क्या था? ना सिर्फ जायंट सन इमॉर्टल वेनरेबल और स्टार कॉन्स्टलेशन इमॉर्टल वेनरेबल जिंदा हो गए, बल्कि गु यू फैंग युआन हेवन रिफाइनिंग डेमन वेनरेबल भी बन गया। हेवनली कोर्ट और लॉन्जेविटी हेवन दोनों को नुकसान हुआ, भले ही उन्हें फायदा भी हुआ। फैंग युआन सबसे बड़ा विजेता था, इसलिए उन्होंने क्रेज डेमन केव के डिटेल्स बाकी दुनिया को नहीं बताए। इस बड़े हंगामे के साथ गु इमॉर्टल्स के शुरुआती झटके के बाद उनमें गहरी जिज्ञासा पैदा होने लगी। शेन कॉन्ग शेंग भी इससे अलग नहीं था। लू वे यिन और शेन शांग ने एक दूसरे को देखा और फिर एक साथ क्रेज डेमन केव की लड़ाई की जटिल कहानी बताई। जब शेन कॉन्ग शेंग ने उनकी कहानी सुनी तो वो चुप हो गया। लिमिटलेस डेमन वेनरेबल की तलाश, चालबाज स्टार कॉन्स्टलेशन इमॉर्टल वेनरेबल, शक्तिशाली जायंट सन इमॉर्टल वेनरेबल, बेचारा पैराडाइस अर्थ इमॉर्टल वेनरेबल और गु यू फैंग युआन का अपर संयम। ये लड़ाई एक बिल्कुल नए लेवल पर थी। इस हद तक कि डेमन इमॉर्टल चीजू, जहन बूडू, चीसी एंसेस्टर, लू वे यिन और शेन शांग जैसे लोग भी तुलना में मामूली किरदार थे। इस लड़ाई की कीमत भी विश्वास से परे हैरान करने वाली थी। जहन बूडू और डेमन इमॉर्टल चीजुए जैसे सूडो वेनरेबल्स मारे गए। फैंग युआन ने लगभग 50 गु इमॉर्टल अधीनस्थ खो दिए। लॉन्जेविटी हेवन के 8 एक्सट्रेमिटीज में से सिर्फ आधे बचे थे। और क्रेज डेमन केव में नी क्वांग फंग, बू टियन कॉन्ग और डुअनहू सहित अनागिनत जीव मर गए थे। आखिर में लिमिटलेस डेमन वेनरेबल अनंत जीवन की खोज में असफल रहा, जबकि फैंग युआन सबसे बड़े विजेता के रूप में उभरा। शेन कॉन्ग शेंग ने माथा सिकोड़ा और दोनों इमॉर्टल्स से पूछा, मुझे 3 बातें समझ नहीं आयम। पहला, अगर मैं लिमिटलेस डेमन वेनरेबल होता तो मैं इस पाल में इतनी जल्दी क्यों करता और इतना बड़ा रिस्क क्यों लेता? इतनी ताकत के साथ क्या वो पूरी दुनिया को दबा नहीं सकता था? और अगर ये क्रेज डेमन फॉर्मेशन उसके लक्ष्य को हासिल करने के लिए काफी नहीं था तो एक और फॉर्मेशन नहीं बना सकता था? शेन शांग ने हल्का सा सिर हिलाया। लिमिटलेस डेमन वेनरेबल एक सच्चा डाओ का अनुयायी था। लाखों साल की तैयारी और योजना के बाद वो बिना एक कोशिश किए कैसे हार मान सकता था? लू वे यिन ने जोड़ा, वो इस हालत में ज्यादा देर तक टिक भी नहीं सकता था। भले ही वो जिंदा हो गया था, वो एक सच्चा जीवित गु इमॉर्टल नहीं था। कम से कम उसकी मौत के बाद उसके पास मांस खून का शरीर नहीं था, कोई इमॉर्टल एपर्चर भी नहीं था, बल्कि वो वापस ट्रूथफुल फ्लोटिंग आइस में बदल गया था। तो ये बात है। शेन कॉन्ग शेंग ने सर हिलाया और फिर पूछा, दूसरा, क्या वो सच में स्पेक्ट्रल सोल डेमन वेनरेबल को नजरअंदाज कर रहे हैं और यूज क्रेज डेमन केव की 9वीं लेयर के शून्य में रहने दे रहे हैं? लू वे यिन ने सोचा और कहा, स्पेक्ट्रल सोल डेमन वेनरेबल को पहले स्टार कॉन्स्टलेशन इमॉर्टल वेनरेबल ने मैनिपुलेट किया और उसकी भावनाओं में उफान आया। उसने लगभग अपनी यादें खो दीं और बस धुंधला सा लॉर्ड पैराडाइस अर्थ को याद रखा। इसके बाद स्पेक्ट्रल सोल डेमन वेनरेबल को स्टार कॉन्स्टलेशन इमॉर्टल वेनरेबल ने डोर ऑफ लाइफ एंड डेथ से रिहा किया। वो असल में खुद से दुनिया की सीमा के छेड़ को रोकने चला गया। ये हमारी उम्मीद से परे था। उसने अपनी यादें और होश वापस नहीं पाए जैसा कि हमने उम्मीद की थी। उसकी भावनाओं में कोई बदलाव नहीं था। ऐसा लग रहा था जैसे वो पूरी तरह से भावनाहीन था, लेकिन उसने दुनिया की सीमा के छेड़ को सबसे बड़ा खतरा माना। उसने अपने शरीर का इस्तेमाल करके यूज रोका और बाकी सब कुछ नजरअंदाज कर दिया। ये सच में एक अजीब हालत थी, जैसे वो एक सोल बीस्ट हो। शेन शांग ने कहा, हम दोनों ने स्पेक्ट्रल सोल डेमन वेनरेबल की हालत के बारे में आपस में चर्चा की, लेकिन हम किसी नतीजे पर नहीं पहुंचे। ए फ्लैट ऐसा लगता है कि वेनरेबल्स के पास भी कोई जवाब नहीं है, वो बस अंदाजा लगा सकते हैं। जब फैंग युआन ने बढ़त हासिल की और आखिरी ट्रूथफुल फ्लोटिंग आइस छीन लिया, जबकि स्पेक्ट्रल सोल डेमन वेनरेबल दुनिया की सीमा के छेड़ को दबाने पर ध्यान केंद्रित कर रहा था, तीनों वेनरेबल्स ने लड़ना बैंड कर दिया। क्रेज डेमन केव की लड़ाई के बाद वो सब बुरी तरह से कमजोर हैं, क्योंकि छेड़ को स्पेक्ट्रल सोल डेमन वेनरेबल संभाल रहा है। उस नजरअंदाज करना अभी के लिए सबसे अच्छा कदम है। ये कहते हुए शेन शांग ने लू वे यिन को देखा और कहा, रही बात कि वो भविष्य में क्या करेंगे और क्या स्पेक्ट्रल सोल डेमन वेनरेबल अपना होश वापस पा सकता है, हम में से कोई भी अंदाजा नहीं लगा सकता। लू वे यिन ने सर हिलाया, उसका चेहरा और गंभीर हो गया। स्पेक्ट्रल सोल डेमन वेनरेबल की प्रकृति बेहद खूनी थी। अपना होश वापस पाए बिना
वो सिर्फ 9वीं लेयर के शून्य में रह सकता था और भाग नहीं सकता था। लेकिन अगर उसने अपना होश वापस पा लिया तो पांचों रीजन्स और डू हेवंस में अफरा तफरी मच जाएगी। शेन कॉन्ग शेंग ने अपना आखिरी सवाल पूछा, और तीसरा, फैंग युआन की एक वेनरेबल बनने की साजिशों को स्टार कॉन्स्टलेशन इमॉर्टल वेनरेबल और जायंट सन इमॉर्टल वेनरेबल ने उजागर कर दिया था। लेकिन अभी भी कुछ बातें हैं जो मुझे समझ नहीं आती। फैंग युआन को इतने सारे नए किलर मूव्स कैसे मिले? उसके पास अनंत संख्या में कॉम्पाउंड किलर मूव्स, टोटम किलर मूव्स और यहां तक कि डांगहू लुओपो सील था जो डांगहू माउंटेन, लुओपो वैली और रिवर्स फ्लो रिवर का इस्तेमाल करता था। मुझे सच में समझ नहीं आ रहा है। मुझे लगा था कि फैंग युआन हमेशा दूसरों के डिडक्शंस को रोकने के विजडम पथ के पहलू में माहिर था। उसका विजडम गू भी हेवनली कोर्ट में इस्तेमाल हो गया था। उसके पास अब भी इतने सारे किलर मूव्स कैसे हो सकते हैं? जब तक कि उसने विजडम पथ में कोई महत्वपूर्ण प्रगति ना की हो। लेकिन क्या ये विकास बस बहुत बड़ा नहीं है? चलो मान लिया कि उसके पास डांगहे लुओपो सील था, लेकिन वो किलर मूव जिसने यूज डोर ऑफ लाइफ एंड डेथ से बचने में मदद की, उसने स्वर्ग और पृथ्वी के 3 सक्लूडेड डोमेन्स को कोर के रूप में इस्तेमाल किया, उसने लगभग जीवन के मार्ग की नकल कर ली थी। लू वे येन और शेन शांग ने सर हिलाया, उन्हें भी कोई अंदाजा नहीं था। पहले वाले ने आहें भरते हुए कहा, अगर फैंग युआन इतना अप्रत्याशित नहीं होता तो वो इस मुकाबले में सबसे बड़ा विजेता नहीं बनता। दूसरे ने कहा, इस बारे में मेरे कुछ अंदाजे हैं। तीनों इमॉर्टल्स खाते और बातें करते रहे, अपनी थ्योरीज पर चर्चा करते रहे। पेट भरने के बाद शेन कॉन्ग शेंग ने एक कप निकाला और लू वे येन और शेन शांग के लिए चाय बनाई। लू वे येन ने एक नजर डाली और काफी उत्सुक हो गया। उसने पूछा, क्या ये आपकी 6 साउंड टी है? शेन कॉन्ग शेंग मुस्कुराया, ये बस एक छोटी सी रचना है, मुझे शर्मिंदा होने दीजिए। लू वे येन का चेहरा गंभीर था। शेन क्लैन की 6 साउंड टी दुनिया भर में मशहूर है, सोचा ना था कि मैं इतना खुशकिस्मत होऊंगा कि इसे चखूंगा। लक पाथ में एक शब्द है, हर बादल में एक चांदी की रेखा होती है। एक और कहावत भी है, एक बड़े संकट से बचने के बाद जरूर बड़ी किस्मत आती है। हाँ, मैं आज सच में बहुत खुशकिस्मत हूँ। 6 साउंड टी 6 चाय के कपों का एक सेट था। इन 6 कपों की चाय में बनाने की प्रक्रिया, तापमान, इस्तेमाल किए गए कप, पीने का क्रम और पीने के सही तरीके के बारे में बहुत विशिष्ट विवरण थे। शेन कॉन्ग शेंग ने पहला कप चाय बनाने के लिए रैंक 8 इमॉर्टल मटेरियल्स खर्च किए। इसे ऑटम वुड साउंड कहा जाता था। ये चाय क्रिस्टल की तरह साफ थी, ये बिना बादलों के आसमान जैसी थी, अत्यंत शुद्ध और अखंड। जैसे हाइलू वे येन ने इसे पिया, वो ताज़ा महसूस करने लगा, उसका दिमाग साफ हो गया, ये शुद्ध और साफ था। ऐसा लग रहा था जैसे वो एक बेफिक्र उड़ने वाला पंछी या एक ठंडी हवा बन गया हो, जो पतझड़ के आसमान में आराम से घूम रहा हो, अपनी सारी चिंताएं भूल गया हो। शेन कॉन्ग शेंग ने दूसरा कप चाय बनाई, इसे क्लाउड फ्लो टी कहा जाता था। इस चाय की एक खास बनावट थी, ये आम चाय के विपरीत रुई की तरह नरम थी। ये मुंह में जाते ही पिघल जाती, पानी की एक हल्की ठंडी धारा में बदल जाती जो उसके गले से नीचे उतर जाती। इसे बिना किसी शक के एक घूंट में पी लिया गया। उसने तीसरा कप चाय बनाई, इसे रिवर मॉनफुल क्राई कहा जाता था। लेकिन आधे रास्ते में ही शेन कॉन्ग शेंग की गालों से आंसू बहने लगे, वो चाय को सफलतापूर्वक बनाने में असफल रहा। मैं शर्मिंदा हूं। शेन कॉन्ग शेंग ने जल्दी से अपने आंसू पोंछे और माफी मांगी। लू वे येन की चोटों का इलाज शेन शांग ने किया था। उसकी इतनी जोश से मेहमान नवाजी भी की गई थी। वो जानता था कि अब असली मुद्दा आने वाला है। उसने जल्दी से पूछा कि वो क्या सुनना चाहते हैं। शेन क्लैन के फर्स्ट सुप्रीम एल्डर, आप रो क्यों रहे हैं? शेन कॉन्ग शेंग ने जवाब दिया, चिंता के लिए शुक्रिया, मैं बस दोष में रो रहा हूं। मेरे शेन क्लैन की स्थापना को 1000 साल हो गए हैं। ये सोचना कि ये मेरी पीढ़ी के दौरान इसके विनाश के संकट का सामना करेगा, मेन शेन कॉन्ग शेंग, सच में अक्षम और बेकार हूं। ये खूबसूरत रोजवुड, मिरियड, स्पैरो आइलैंड और हमारे अनागिनत वंशज सब नाश होने वाले हैं। शेन शांग ने गहरी सांस ली। लू वे येन ने पूछा, क्या आप दोनों फैंग युआन के बारे में चिंतित हैं? बिल्कुल। कुछ समय पहले ये जानकारी फैली कि ये लॉर्ड डेमन वेनरेबल ईस्टर्न सी वापस आ गए हैं। एक साधारण द्वीप चुनकर अपना 5 रिस्ट्रिक्शन प्रोफाउंड लाइट ची स्थापित किया है जो आसपास के 10,000 ली को घेर लेता है। मैं आप सच में चिंतित और भयभीत हूं। पूरा शेन क्लैन चिंतित और भयभीत है, बल्कि पूरा ईस्टर्न सी गू इमॉर्टल वर्ल्ड चिंतित और भयभीत है। शेन कॉन्ग शेंग ने यह कहा, उसके चेहरे से फिर से बहुत सारे आंसू बहने लगे। चैप्टर एंड।